Rahman Rahim. So today we are going to start Transport in Mammals, Chapter 8. Transport in Mammals, हमारा लर्निंग आउटकम कैम्ब्रिज का कहता है कि फर्स्ट लर्निंग आउटकम फॉर द कैंडिडेट इज व्हाट इज द नीड फॉर द ट्रांसपोर्ट सिस्टम। आखिर इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत ही क्यों है? इसी क्वेश्चन को हमने लर्निंग आउटकम में प्लांट्स में भी डिस्कस किया था और हमने वहाँ पे भी यही कहा था कि जो स्मॉल प्लांट्स हैं यूनिसेलुलर, और यहाँ हम कहेंगे कि स्मॉल लिविंग एनिमल्स लाइक अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, एक सेल वाले एनिमल, दे डोंट नीड एनी सिस्टम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। क्यों? उसकी रीज़न है, उसकी रीज़न ये है कि उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। जैसे कि ये एक अगर अमीबा है, तो इस अमीबा जो इरेगुलर शेप्ड होता है, इसको डिफ्यूजन ऑफ गैसेस के लिए, लाइक ऑक्सीजन के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। डिफ्यूजन के जरिए ऑक्सीजन इसके अंदर आ जाएगी, पानी में रहता है ये। और कार्बन डाइऑक्साइड अगर इसने करनी है रिलीज, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी बाय डिफ्यूजन। न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे अंदर बाय डिफ्यूजन। जो वाटर है एक्स्ट्रा, वो बाहर निकल जाएगा बाय सिंपल ऑस्मोसिस। इस तरह टॉक्सिन्स और बाकी मटेरियल्स भी। सो दे डोंट नीड एनी ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सिंपल डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए मटेरियल्स का इन एंड आउट कर लेते हैं एंड दे सर्वाइव। लेकिन जो हैं मल्टी सेलुलर एनिमल्स, जो बड़े साइज के हैं, दे नीड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। उनको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम चाहिए। उनका जिस्म बड़ा है, सरफेस एरिया छोटा है। एक सेल वाले का तो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ज्यादा है, और वो रहते भी लिक्विड में है, सो दे कैन एक्सचेंज एवरीथिंग विद इन अ सेकेंड्स। लेकिन एक बड़ा जानवर जो है, एक मल्टी सेलुलर एनिमल जो है, उसको मटेरियल्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक पूरा सिस्टम चाहिए। उस सिस्टम का नाम है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। और इस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हमने ये देखा है कि इट इज़ मेड अप ऑफ थ्री मेन कंपोनेंट्स। और वो तीन कंपोनेंट्स क्या हैं? नंबर वन, उसमें हार्ट आ जाता है, जो कि पंपिंग ऑर्गन है। ठीक है ना जी? हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है, वो उसका हिस्सा है। और उसके बाद उसमें है ब्लड, जो कि एक ट्रांसपोर्ट मटेरियल है, जो ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल्स को पूरी बॉडी के अंदर। और तीसरे नंबर पर ब्लड वेसल्स। अब ये एक डायग्राम आपके सामने है। इस डायग्राम को मैं बड़ा भी कर रहा हूँ, ये देखिए। इस डायग्राम में हमें वाज़ह तौर पर नज़र आ रहा है कि जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, जिसे मैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी कह रहा हूँ, वो जितने भी एनिमल्स हैं, फिश हो, बर्ड्स हों, रेप्टाइल्स हों, मैमल्स हों, उनको ये सिस्टम चाहिए। क्योंकि पूरे जिस्म में ऑक्सीजन जो प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिएंट्स जो प्रोवाइड करेगा, वो लिक्विड लेके जो जाएगा उसका नाम ब्लड है। वही लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड को भी कलेक्ट करेगा, यूरिया को भी कलेक्ट करेगा, वेस्ट टॉक्सिन को भी कलेक्ट करेगा, और मतलूबा जगहों पर पहुंचाएगा। कैसे पहुंचाएगा? क्योंकि हार्ट पंप करके प्रेशर के जरिए इसको स्पीड देकर घुमाता रहेगा पूरी बॉडी में, और घूमेगा विद इन द ब्लड वेसल्स। वैसे तो सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरह का होता है। एक को हम कहते हैं ओपन, और एक को कहते हैं क्लोज। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इंसेक्ट्स में है, उनमें ब्लड वेसल्स नहीं होती। जो उनका लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है, उसमें ब्लड भी नहीं होता। कॉकरोच को आप मारें, उसमें से लिक्विड वाइट सा निकलता है बाहर। दे डोंट हैव आरबीसीज, दे हैव अदर सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड सम अदर लिम्फो सेल्स। तो उसके थ्रू उनके पूरे जिस्म में मटेरियल जो है ना मूव करते हैं, आजादा ना घूमते रहते हैं। कोई ब्लड वेसल्स नहीं है इंसेक्ट्स में। उसको हम कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में जो है ये तमाम हमारे बर्ड्स आ जाते हैं, फिश आ जाती है, मैमल्स आ जाते हैं। इसमें ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स के अंदर मूव करता है। ब्लड जो है वो आर्टरीज और वेन्स के अंदर मूव करता है, आज़ादा ना बॉडी में नहीं घूम रहा होता। इसे हम कहते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में भी आगे दो टाइप्स हैं, सिंगल सर्किट सर्कुलेशन एंड डबल सर्किट सर्कुलेशन। वैसे तो सिंगल सर्किट सर्कुलेशन जो है
वो डायरेक्टली हमारे सिलेबस में अब शामिल नहीं है, लेकिन इसके क्वेश्चंस रेलेवेंट है, आ जाते हैं, तो हम उसको देख लेते हैं, हम उसको नज़रअंदाज नहीं करेंगे। हम सिंगल सर्किट सर्कुलेशन देख लेते हैं कि वो कैसे होता है। मैं ये एक डायग्राम आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, और इस डायग्राम के थ्रू जो है हम बड़ी आसानी के साथ इसको समझ सकेंगे। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ये मैं अब नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ जी। पेज आप नंबर 2 पे आ जाइए। आई एम एडिंग ऑन अ पेज 2। ओके, देयर इज अ डायग्राम ऑफ सिंगल सर्किट सर्कुलेशन इन फिश। डायग्राम अपीयर हो गई है। जी सर। ओके, सिंगल सर्किट सर्कुलेशन में आप देखें कि जो फिश है ना, फिश जो है वो माउथ के थ्रू वाटर को इनटेक करती है। मछलियां जो हैं वो पानी पीती हैं मुंह के थ्रू, मगर इस पानी में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन भी होती है। प्रेशर के थ्रू ना ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है। अब ये ऑक्सीजन, मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। अब ये ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन वाला ब्लड गिल्स में पहुंचता है। अब गिल्स में कैपिलरीज का थिक नेटवर्क है, ठीक हो गया जी। और ये जो कैपिलरीज में ब्लड है वो है डीऑक्सीजनेटेड, इस वक्त गिल्स के कार्बन डाइऑक्साइड वाला, वहां पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है। तो ये जो ऑक्सीजन है ना पानी में, ये डिफ्यूज्ड इन हो जाती है गिल्स की कैपिलरीज में, और कैपिलरीज में जाकर हीमोग्लोबिन का हिस्सा बन के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। और फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये रेड जो नजर आ रहा है ना जी आपको, रेड आर्टरीज, और लिखा हुआ भी है कि रिच ऑक्सीजन और रिच ब्लड। ये ऑक्सी वाला ब्लड जो है ना जी, अब पूरे बॉडी को ना सप्लाई हो रहा है, टिश्यूज को सप्लाई हो रहा है, और टिश्यूज में से कार्बन डाइऑक्साइड निकल कर बाहर इस ब्लड का हिस्सा बन रही है, और ऑक्सीजन टिश्यूज में जा रही है। तो अभी जो ब्लड कैपिलरीज हैं उनका रंग नीला हो गया, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी, ऑक्सीजन कम हो गई, ब्लू वेन्स। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये पहुंचा है फिश के हार्ट में। हार्ट इसका बड़ा सिंपल है जी, दो चैम्बर है सिर्फ, एक ऊपर वाला एट्रिया, एक नीचे वाला वेंट्रिकल, बस दो ही चैम्बर है। और दोनों चैम्बर्स में एक ही तरह का ब्लड है, ब्लू डीऑक्सीजनेटेड। और यहाँ पे भी हार्ट का काम पंप करने का है सिर्फ, इसने पुश करना, पंप करना ब्लड को गिल्स की तरफ। गिल्स में फिर ब्लड जाएगा, ब्लड में ऑक्सीजन ऐड होगी, और गिल्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है वो कार्बन डाइऑक्साइड पानी में शामिल होकर यहाँ से बाहर निकल जाएगी। और इस तरह जो है फिश का जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कंप्लीट होगा। इसको हम सिंगल सर्किट सर्कुलेशन कहते हैं। फिश के सर्कुलेटरी सिस्टम को सिंगल सर्किट इसलिए कि एक पूरे चक्कर में, एक साइकिल में हार्ट में ब्लड एक मर्तबा आता है सिर्फ, वंस इन अ टाइम। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन टू बी अ सिंगल सर्किट सर्कुलेशन। और एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो है वो हो रहा है एट द लेवल ऑफ गिल्स, और गिल्स दे हैव अ cluster of capillaries, so at that point here exchange of gases takes place. Oxygen take in by diffusion, and carbon dioxide move out through diffusion, and in this way this blood collect the carbon dioxide from whole fish body, and through the gills exchange takes place। ठीक हो गया। तो ये जो है ये सिंपल सा सिंगल सर्किट सर्कुलेशन का मैकेनिज्म है फिश में, ठीक है जी। अब हमारा मेन टॉपिक, मैं मेन पेज नंबर 3 पे ऐड कर रहा हूँ। हमारा मेन टॉपिक जो है वो है मैमल्स का, ठीक है ना जी। तो मैमल्स में हमने, ये देखें, एक टेबल आपके सामने अपीयर हो गया जी, टेबल आ गया आपके सामने, जी सर। ठीक हो गया। मेन हमने जो है ना जी, हमने डिस्कस करना है हार्ट को, ठीक हो गया। हमने आर्टरीज को, आर्ट्रियोल्स को, वेन को, विन्यूल्स को, और कैपिलरीज को, एंड ब्लड को,
किसमें हमने डिस्कस करना है? डबल सर्किट सर्कुलेशन इन द मैमल्स। स्पीड से डिस्क्रिप्शन ये हमें वैसे भी आती है, हमने ऐसे इसको डिस्क्राइब कर दिया कि हार्ट है क्या। हार्ट को हम डिटेल में देखेंगे कि एक मस्कुलर ऑर्गन है, कार्डियक टिश्यूज का बना हुआ है, चेस्ट कैविटी के अंदर है, ब्लड को पंप करता है। ठीक है, स्पेशलाइज्ड है। मायोजेनिक की मैं बात करूंगा, आपको बताऊंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मायोजेनिक। ब्लड वेसल्स जो है, आर्टरीज, जो ब्लड को हमने ओ लेवल्स में भी पढ़ा हुआ है कि आर्टरीज दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, और दे हैव अ थिक वॉल्स, दे डोंट हैव वेल्व्स, एंड ब्लड प्रेशर इज रियली हाई, दे हैव ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हम इनका स्ट्रक्चर देखेंगे अभी यहाँ पर, अभी देखेंगे आज। तो देयर डायमीटर रेंज फ्रॉम 0.4 टू 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर एओर्टा लार्जेस्ट आर्टरी का है। फिर आर्टरीज की ब्रांचेस फर्दर बनती हैं, उन्हें कहते हैं आर्टेरियोल्स। तो स्मॉल आर्टरीज ब्रांच्ड आउट इनटू आर्ट्रियोल्स, और वो आर्ट्रियोल्स फर्दर डिवाइड होकर कैपिलरीज में डिवाइड होती हैं। उसको हम कहते हैं कि ये आर्टीरियल कैपिलरीज हैं, 30 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। एंड देन कैपिलरीज हमें पता है दे आर वन सेल थिक, एंड कैपिलरीज आर really thin, they have pores। ठीक है, और यहीं पर ही एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड मटेरियल्स होता है, और फिर यही कैपिलरीज कंबाइन होकर विन्यूल्स बनाती हैं, और विन्यूल से वेन्स बनती हैं। तो हम अब वन बाय वन इन्हीं ब्लड वेसल्स को पहले डिस्कस करेंगे, फिर ब्लड की तरफ आएंगे। ठीक है ना जी। तो मेन ब्लड वेसल्स में सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टरीज की। मैं नेक्स्ट पेज ऐड कर रहा हूँ, पेज नंबर 4। और यहाँ पर हम जो है आर्टरीज से स्टार्ट करेंगे कि आर्टरीज जो है उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनकी एडेप्टेशंस क्या हैं, और हाउ द आर्टरीज दे वर्क। तो ये एक डायग्राम मैं ऐड कर रहा हूँ आपके साथ। ठीक है ना जी, इस डायग्राम को हम लेकर चलेंगे। डायग्राम जब आ जाए मुझे बताइएगा। इसे रागी। आ गई है, ठीक है। चलें जी, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं आर्टरी से। आर्टरीज जो हैं, इनकी बेसिक इंफॉर्मेशन तो अभी हमने पहले भी डिस्कस की, कि ये थिक वॉल्ड होती हैं आर्टरीज जो हैं, और दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है, वेल्व्स नहीं होते। अब इनकी ना हम फर्दर डिटेल अब डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो थिक वॉल्स है ना, द आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड ट्यूनिका एक्सटर्ना। ठीक है, तो अब ट्यूनिका एक्सटर्ना जो है, ये आउटर मोस्ट लेयर है आर्टरी की। और ट्यूनिका एक्सटर्ना ये बनी हुई किस चीज की है? ट्यूनिका एक्सटर्ना इज मेड अप ऑफ इलास्टिक फाइबर एंड कोलाजिन फाइबर। तो ट्यूनिका एक्सटर्ना जो है, ये बनी हुई है कोलाजिन की। कोलाजिन को हमने प्रोटीन में पढ़ा है। ठीक है, कोलाजिन, कोलाजिन जो है वो प्रोटीन है, टेंसाइल स्ट्रेंथ देती है। कोलाजिन जो है वो हमने पढ़ा हुआ है प्रोटीन के स्ट्रक्चर में इसको। ठीक है ना जी। तो जो ट्यूनिका एक्सटर्ना है, इट इज मेड अप ऑफ कोलाजिन एंड इलास्टिक फाइबर्स, बड़ी मजबूत होती है। मिडल लेयर जो है ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका मीडिया जो है, ये यहाँ पर आपके सामने। अब आप देखेंगे ट्यूनिका मीडिया जो है ना, वो सबसे ज्यादा थिक है। ट्यूनिका एक्सटर्ना भी है, लेकिन वो उतनी थिक नहीं है जितनी आर्टरी में ट्यूनिका मीडिया थिक है। ट्यूनिका मीडिया किसकी बनी हुई है? देयर आर थ्री थिंग्स। स्मूथ मसल्स, इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स, प्लस it is made up of elastic fibers and made up of collagen as well. यही वो लेयर है which withstand the high pressure and prevent the artery to rupture। इतना प्रेशर हाई होता है, ये आर्टरी को फटने से यही बचाती है ट्यूनिका मीडिया। और सबसे इनर मोस्ट लेयर है ट्यूनिका इंटिमा, which is made up of single layer of cells।
ये यहाँ पर ज्यादा क्लियर है। ये ट्यूनिका इंटीमा जो है वो सिंगल लेयर ऑफ सेल वाली जो है, ये यहाँ पर वेन में ज्यादा क्लियर नजर आ रही है, सिंगल सिंगल सेल। बाकी अंदर खाली जगह ल्यूमन होती है। ल्यूमन जो है वो नैरो है। ये ऊपर जो आपको नजर आ रहा है, ये इसकी एक्चुअल स्लाइड है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ली गई। और आपका जो प्रैक्टिकल का पेपर है उसमें ये स्लाइड्स आती हैं, आपको आइडेंटिफाई करना होता है, इसलिए मैंने एग्जैक्ट वही स्लाइड यहाँ पे लगाई है। अब इसमें आपको बताना होगा कि ट्यूनिका जो एक्सटर्ना है वो कौन सी है। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जितनी भी ये रेड वाली लाइन है ना, ये इतनी, ये ट्यूनिका एक्सटर्ना है। ट्यूनिका मीडिया आ जाइए इसमें लेबल करने के लिए। तो जनाब, ये जो है ना, ये ट्यूनिका मीडिया है। और ट्यूनिका इंटीमा, ये सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, ये वाली है। ये एक सिंगल लेयर है, बहुत करीब से देखेंगे तो ये सिंगल लेयर ऑफ सेल्स की यहाँ पर नजर आएगी, और बाकी ल्यूमन है। ठीक है, तो ये तो हो गया स्ट्रक्चर आर्टरी का। और इस स्ट्रक्चर में फायदा क्या है? फायदा ये है कि ट्यूनिका इंटीमा जो इनर लाइनिंग सिंगल लेयर ऑफ सेल है एंडोथेलियम की, दिस लेयर इज वेरी स्मूथ। ये बहुत स्मूथ लेयर है, ऊपर नीचे नहीं है सेल। इसकी वजह से फ्रिक्शन मिनिमाइज हो जाता है और ब्लड आसानी से बह सकता है, मूव कर सकता है। ये इसकी अडेप्टेशन है। ठीक है जी। और इसकी जो बाकी का मीडिया और एक्सटर्ना है, उसकी वजह से ग्रेट स्ट्रेंथ है, रेजिलेंस है, हाई ब्लड प्रेशर को बर्दाश्त करने की सलाहियत है। बिकॉज ऑफ दिस आर्टरी डू नॉट रप्चर, और ब्लड प्रेशर हाई मेंटेन रहता है, सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ब्लड मेंटेन रहती है इसके स्मूथ इनर सरफेस की वजह से। ठीक है जी, फ्लो ऑफ ब्लड में कोई रुकावट नहीं आती। अच्छा जी, इसके बाद साथ आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर वेन का। सर। वेन जी, सर, इसकी एडेप्टेशन एक दफा फिर से बताएं, वो फ्रिक्शन वाली। इनर मोस्ट लेयर जो है ना इसकी, एंडोथेलियम, स्मूथ मसल, स्मूथ लेयर ऑफ सेल है। जो ट्यूनिका इंटीमा है ना, वो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है। आप ये वेन, वेन वाली डायग्राम में देखें ना, वो सारे सेल बिल्कुल तरतीब में एक ही साइज के हैं। जी। क्योंकि हमने इसको क्रॉस सेक्शन काटा हुआ है गोल, ये अंदर भी इसी तरह तह बनी हुई है ना, प्लस्तर हुआ हुआ है इसी तरह अंदर। ये स्मूथ है बिल्कुल सर, इसकी वजह से फ्रिक्शन नहीं होता। अगर कोई छोटे बड़े सेल रुकावट आती और खून के बहने में प्रॉब्लम होती, रप्चर होता बार बार ये एरिया, इसके स्मूथनेस की वजह से तमाम सेल के इक्वल, तो इसीलिए जो है ये आसानी के साथ फ्रिक्शन रिड्यूस करते हुए ब्लड को, प्रेशर को मेंटेन रखते हैं। वेन की तरफ आ जाइए। वेन में भी ट्यूनिका एक्सटर्ना है, बिल्कुल है। लेकिन वेन में ट्यूनिका एक्सटर्ना जो है ना, वो है बहुत ही थिन। ठीक है ना जी, बहुत ही पतला। और इसकी ट्यूनिका एक्सटर्ना में भी कोलाजिन है, स्मूथ है, और इलास्टिक फाइबर्स हैं, लेकिन बहुत कम मिकदार में, बहुत कम मिकदार में। ट्यूनिका मीडिया इसकी मोटी है, लेकिन उसकी निस्बत बहुत थिन है। अब ये देखिए कि ये सारी छोटी, ये ब्लू कलर की ये लेयर है, ये ट्यूनिका एक्सटर्ना है। कलर की ट्यूनिका मीडिया है, और ये डॉट डॉट जो अंदर अंदर की तरफ नजर आ रहे हैं, ये एक एक सेल है। ये एंडोथेलियम इनर मोस्ट ट्यूनिका इंटीमा है। ल्यूमन बड़ा है, ल्यूमन इसका बड़ा है। ठीक है, तो वेन्स जो हैं इनका ल्यूमन वाइडर है, और दे आर लेस इलास्टिक, इनकी दीवारें पतली हैं। क्यों? प्रेशर ही नहीं है यहाँ पे, प्रेशर बहुत कम है, वापिस आ रहा है ब्लड सिर्फ। ठीक है, और अगर इनकी दीवारें अब इनकी अडाप्टेशन क्या है? अगर इनकी दीवारें होती मोटी, ठीक होती, तो फिनोमिना तो ये है कि ये वेन्स जो हैं हमारे स्केलेटल मसल्स के साथ लिपटी भी होती हैं। ठीक है, और उसकी वजह से
हमारे स्केलेटल मसल्स जब स्क्वीज करते हैं, स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इन अदर वर्ड्स, तो मैं ये डायग्राम एक अटैच करता हूँ आपके लिए। तो ये ब्लड इनके अंदर जो है ना जी, वो मूव करके ऊपर चढ़ता है और वेल्व्स जो हैं वो फिर दोबारा क्लोज हो जाते हैं। मैं जरा इसको कर दूं इधर, तो मैं नई डायग्राम में एडिट करता हूँ। ठीक है ना जी, तो आपके साथ सामने आ गई नई डायग्राम। तो इस डायग्राम में अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा कि जो वेन्स हैं, जब मसल्स हमारे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, स्केलेटल मसल्स बाजू के हों टांगों के हों, तो वो स्क्वीज करते हैं, वो इन वेन्स को दबाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड ऊपर की तरफ चढ़ता है। जब ये मतलब ऊपर चढ़ जाता है तो जो वेल्व्स हैं वो क्लोज हो जाते हैं। जब वेल्व्स क्लोज हो जाते हैं तो ब्लड थोड़ा सा मतलब ऊपर चढ़ गया, फिर स्क्वीज हुआ, फिर थोड़ा ऊपर चढ़ गया, फिर squeeze। तो यही मैकेनिज्म चलता रहता है और ब्लड जो है ना फिर बड़ी आसानी के साथ ऊपर पहुंच जाता है। क्योंकि अगर ये मैकेनिज्म मीन्स कि अगर जो वेन्स हैं उनकी वॉल्स जो हैं वो थिक होती, तो फिर ये प्रोसेस ना हो पाता। नतीजा कुछ और मतलब थिक वॉल्स की वजह से ये ना स्क्वीज ना कर पाते, और अगर स्क्वीज ना कर पाते तो फिर डेफिनेटली ब्लड ऊपर ना मूव करता। तो ये डायग्राम जरा ज़्यादा बेहतर है, इसको जरा गौर से देखिए। तो ये अडेप्टेशन है कि वेन्स दे हैव लो ब्लड प्रेशर एंड दे हैव थिन वॉल्स, दीवारें पतली हैं, सो दैट्स व्हाई दे स्क्वीज इन लोअर बॉडी पार्ट्स बाय स्केलेटल मसल्स एंड देयर valves, the presence of valves भी इनकी adaptation है, valves का present होना, they prevent the backward flow, so that's why, and semilunar valves हैं इनकी जी। ठीक है ना, तो ये है जनाब इनकी adaptations। इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। अगर अगर ब्लड बैक फ्लो कर भी गया फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? होगा ही नहीं, अगर वेल्व्स खराब हैं तभी खून की जी सर। मिकदार जो है ना वो कम पहुंचेगी ना, ब्लड कम मतलब पहुंचेगा। अगर बैक, अच्छा। हाँ नीचे रहेगा ना ब्लड फिर, हार्ट को तो पूरा वॉल्यूम करके देना है। सही। हाँ, हार्ट में तो पूरा जो वॉल्यूम है ब्लड का वो जाना चाहिए वापसी, उसने फिर उसे पंप करना है, फिर स्पीड बनानी है। ठीक हो गया ना जी। तो सर अगर वैन की, हाँ, अगर वो ठीक होती मसल्स तो क्या होता? मसल्स कह रहा हूँ, अगर इनकी मिडिल ट्यूनी का जो है वो अगर थिक होती तो क्या होता? किन की? जैसे आर्टरी की है, वैन की। वेन्स की अगर थिक हो, वही बात मैं कर रहा हूँ ना, अगर मिडिल। वेन्स जो हैं उनकी ट्यूनिका एक्सटर्ना और मीडिया उतनी ही थिक होती तो इनकी दीवारें मोटी होती। ठीक है भाई, जब तो इनकी फिर दीवारें मोटी होंगी तो ये फिर स्क्वीज नहीं कर सकेंगे, स्क्वीज नहीं कर सकेंगे तो ब्लड को फिर ऊपर नहीं पहुंचा सकेंगे वापसी ब्लड की तरफ। अच्छा। हाँ ये तो मसला है, फिर सही। वापसी में आना है ना। नीचे ग्रेविटी भी तो पुल कर रही है ना, ग्रेविटी भी अपना जी। इम्पैक्ट डाल रही है, ऊपर प्रेशर भी बहुत कम हो चुका है। ठीक है ना, तो वापसी बहुत स्लो अगर आएगा तो खुद दिल जो है ना वो धड़कता रहेगा, अंदर ब्लड नहीं होगा, फिर तो डेथ हो जाएगी। ब्लड आएगा, वो प्रेशर से पंप करेगा, लंग्स में जाके ऑक्सीजनेट होगा, फिर सप्लाई होगा जिसम को, तो प्रॉपर है काम। तो अगर वापस पहुंचा ही नहीं ब्लड हार्ट की तरफ, तो हार्ट तो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रहा है खाली, ऑक्सीजन की कमी से ऑर्गन्स डेड होने लगेंगे। तो इसलिए इनकी वॉल्स का थिन होना जरूरी है। क्लियर? मैं नेक्स्ट पेज ऐड कर रहा हूँ फॉर द कैपिलरीज, ये एक डायग्राम ऐड कर रहा हूँ आपके लिए। ओह, चलो ये जी, एक